गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं डॉक्टर अशोक त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हिस्ट्री, कल्चर एंड रिसर्च मेथोलॉजी पे। मित्रों, आज की हमारी चर्चा का विषय है अनुसंधान पद्धति अर्थात रिसर्च मेथोलॉजी और शोधकर्ता से अपेक्षा, रिक्विजिट्स ऑफ रिसर्चर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। जो भी शोधार्थी शोध करने जा रहे हैं उनके लिए रिसर्च मेथोलॉजी को जानना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि जब तक आप रिसर्च मेथोलॉजी से परिचित नहीं होंगे अर्थात अनुसंधान पद्धति से नहीं परिचित होंगे, तब तक आपके लिए अनुसंधान करना बहुत ही कठिन होगा। तो इसलिए शोध कार्य प्रारंभ करने के पूर्व ये तय कर लीजिए कि आपका जो टॉपिक है उसके लिए किस तरह की रिसर्च मेथोलॉजी या अनुसंधान पद्धति अनुकूल होगी, आपके माफिक होगी। तो ये तय करने के बाद ही अपने रिसर्च का काम आप करें। तो रिसर्च मेथोलॉजी क्या है, इसका अर्थ क्या है और एक शोधकर्ता से क्या अपेक्षा की जाती है, आज इन्हीं बातों पे बहुत ही संक्षेप में हम चर्चा करेंगे। साथियों, अनुसंधान पद्धति अथवा रिसर्च मेथोलॉजी डेटा संग्रह की एक प्रक्रिया है। शोध प्रविधि या रिसर्च मेथोलॉजी एक ऐसी टेक्निक है या तकनीक है जिसे चुने हुए विषयों को सही परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करने के लिए विकसित किया गया। चुने हुए विषयों से मतलब यह है कि आपने अपने शोध के लिए कौन सा टॉपिक चुना है। तो यह शोधकर्ता को यह जानने में मदद करता है कि थीसिस या रिसर्च प्रोजेक्ट की रिपोर्ट कैसे लिखी जाए, शोध प्रबंध कैसे लिखा जाए। अनुसंधान के प्राथमिक और माध्यमिक स्रोतों को, माध्यमिक या आप कह लीजिए द्वितीयक स्रोतों को एकत्रित करना और सेकेंडरी स्रोतों को एकत्रित करना और डेटा को वर्गीकृत करना, उनका विश्लेषण करना, उनकी व्याख्या करना और अंततः थीसिस लिखना कोई आसान काम नहीं है। जैसा कि जो विद्यार्थी रिसर्च कर रहे हैं या रिसर्च ज्वाइन करने जा रहे हैं उनको यह जानना चाहिए कि सबसे पहले आपको एक विषय चुनना पड़ता है और विषय चुनने के साथ ही साथ आपको सही मेथोडोलॉजी या सही शोध प्रविधि भी चुननी होती है। तो शोध प्रविधि के द्वारा ही आप ये जान पाएंगे कि आपको अपना शोध प्रबंध कैसे तैयार करना है, कैसे आपको प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेस के माध्यम से आंकड़े इकट्ठे करने हैं, डेटा इकट्ठा करना है। फिर उस डेटा का कैटेगराइजेशन आप कैसे करेंगे, यानी उसका वर्गीकरण कैसे करेंगे, उसको एनालाइज कैसे करेंगे, उसका विश्लेषण कैसे करेंगे और उसको इंटरप्रेट कैसे करेंगे, यानी उसकी व्याख्या किस प्रकार करेंगे। तो इस प्रकार से ये एक बड़ा काम होता है, कठिन काम होता है, एक कठिन एकेडमिक एक्टिविटी होती है और ये कोई आसान काम नहीं होता है। तो इसके लिए पहले पूरी तैयारी आपको कर लेनी चाहिए। साथियों, विज्ञान, कला और वाणिज्य संकाय से जुड़े हुए सैकड़ों विषय हैं। मैंने इन तीनों विषय का, 3 संकायों का नाम लिया है, इसके अलावा भी बहुत सारे संकाय हैं। तो आप सभी संकाय समझ लीजिए कि सभी संकायों से जुड़े हुए सैकड़ों विषय हैं जिन पर शोध की आवश्यकता है या शोध की आवश्यकता पड़ती है। शोधार्थी अपनी रुचि के अनुसार, यानी एक एक सब्जेक्ट में अनेक शाखाएं होती हैं, अनेक ब्रांचेज होती हैं। आपको कौन सी ब्रांच पसंद है, उस ब्रांच के अनुसार आप अपना विषय चुनते हैं। इसलिए विभिन्न विषयों के लिए विभिन्न प्रकार की शोध तकनीकों को अपनाया जाता है। वो चाहे आपका पॉलिटिकल साइंस हो, हिस्ट्री हो, जियोग्राफी हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या कॉमर्स का कोई सब्जेक्ट हो, तो उसके अनुसार आपको अलग अलग
जो रिसर्च टेक्निक्स हैं वो अपनानी पड़ती हैं और उसके लिए अलग मेथोडोलॉजी भी अपनाई जाती है। तो इसलिए सभी डेटा का उपयोग बहुत सावधानी से किया जाना चाहिए और यह माना जाना चाहिए कि डेटा तब तक संदिग्ध हैं जब तक कि अन्यथा साबित ना हो जाए। तो देखिए, कोई भी मटेरियल हम कलेक्ट करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो हमारे काम का ही है, या जो बात हम सिद्ध करना चाहते हैं, हमारी जो हाइपोथेसिस है, हमारा जो उद्देश्य है थीसिस का, यानी कि जिन पहेलियों को हम सुलझाना चाहते हैं, जिस समस्या को हम हल करना चाहते हैं, तो आपको ये जांचना परखना होगा कि क्या ये जो डेटा है, ये डेटा उस समस्या को हल करने में सक्षम है अथवा नहीं है। तो इसीलिए सारा डेटा जो है वो संदिग्ध होता है जब तक कि वो अन्यथा प्रामाणिक साबित न हो जाए, अन्यथा आपके काम का ना सिद्ध हो जाए। मित्रों, एक शोधकर्ता बनना बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। एक शोधकर्ता बनना आपके लिए क्या है कि यू आर गोइंग टू एंटर इनटू द इंटेलेक्चुअल वर्ल्ड। आप जो है बौद्धिक दुनिया में प्रवेश करने जा रहे हैं, तो ये आपके लिए अपना प्रभाव छोड़ने का एक अवसर है। यू कैन लीव योर इम्पैक्ट ऑफ योर ओन, आप अपना प्रभाव छोड़ सकते हैं। यदि आप इस रचनात्मक आयाम पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं तो आप इस प्रक्रिया का आनंद अधिक से अधिक उठा सकेंगे। तो ये जो है एक तरह से यू आर गोइंग टू बिकम ए पार्ट ऑफ ह्यूमन आइडियाज, और आई कैन से यू आर गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी टू बिकम अ पार्ट ऑफ ह्यूमन आइडियाज। तो यह मानवीय विचारों का हिस्सा बनने का अवसर है। शोध प्रबंध लिखने में उन शोधकर्ताओं और विचारकों के विचारों का निर्माण करना शामिल है जो आपसे पहले हो गए हैं, यानी आपसे पहले जिन्होंने रिसर्च किया है, शोध किया है और आपके लिए बहुत कुछ छोड़ गए हैं और भविष्य के छात्रों के लिए नींव रखने में मदद करते हैं। लेकिन इसके लिए आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी के या अनुसंधान पद्धति के, शोध प्रविधि के हर पहलू की अच्छी जानकारी होनी चाहिए। बहुत सारे हमारे पुराने शोधकर्ता हैं जो हमारे लिए बहुत कुछ छोड़ गए हैं, तो शोध करते समय हम उनकी छोड़ी हुई सामग्री का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन उनको साइट करना भी ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि उनकी बातों को हम अपना कह के बता दें, तो ये एक तरह की बौद्धिक चोरी हो जाएगी। इसके ऊपर बौद्धिक चोरी पे और शोध में नैतिकता पे मैंने अलग से वीडियो भी डाल रखी हैं, उनको आप देखें, क्योंकि ये बड़ी महत्वपूर्ण बातें होती हैं। शोध में नैतिकता होनी चाहिए, बौद्धिक चोरी से बचना चाहिए, और जिन पूर्ववर्ती शोधकर्ताओं की कृतियों का हम उपयोग करते हैं उनको हमें पूरा आदर देते हुए, पूरा सम्मान देते हुए तब उनकी सामग्री का उपयोग करना चाहिए। संदर्भ में हमें या रेफरेंसेज में हमें उनके बारे में अवश्य उनका उल्लेख करना चाहिए कि हमने उनसे ये सहायता ली है, जिन पुस्तकों से सहायता ली है, शोध पत्रों से सहायता ली है या और किसी चीज़ से सहायता ली है, उसका उल्लेख करना आवश्यक है। मित्रों, आज देश की स्थिति बड़ी खराब है। वर्तमान भारत में कुछ उच्च शिक्षा संस्थानों के उद्देश्य एवं पाठ्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हैं, लेकिन अधिकांश जो हमारे शैक्षणिक संस्थान हैं वो बहुत ही खराब गुणवत्ता वाले रिसर्च स्कॉलर तैयार कर रहे हैं। बल्कि आप ये कह लिए कि ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट जो हैं वो थोक के भाव निकल रहे हैं, लेकिन उनमें गुणवत्ता की बहुत ही कमी है। तो उचित बुनियादी ढांचे, अनुसंधान वातावरण, गुणवत्तापूर्ण शिक्षकों और प्रभावी शिक्षण के अभाव में हमारे शैक्षणिक संस्थानों के उत्पाद किसी भी नौकरी में काम करने के लिए अयोग्य हैं। कुछ एक संस्थानों को छोड़ दिया जाए तो प्रभावशाली और नैतिक अनुसंधान के लिए पद्धतिगत या जो शोध प्रवृत्ति से संबंधित उत्कृष्टता और आलोचनात्मक दृष्टिकोण आवश्यक है। तो मित्रों, हमें
अपने शिक्षण संस्थानों में सुधार लाना होगा। वहाँ पे एक शोध का वातावरण तैयार करना होगा, अच्छे शिक्षक चाहिए उसके लिए, और प्रभावी शिक्षण व्यवस्था होनी चाहिए, तभी उत्कृष्ट शोधकर्ता तैयार हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि शोध करने के पूर्व उनको शोध की पद्धति का या रिसर्च मेथोडोलॉजी का प्रशिक्षण देना आवश्यक है। आजकल वो तो शोध में एडमिशन के पहले एक पीएचडी कोर्स वर्क होता है, उस कोर्स वर्क में रिसर्च मेथोडोलॉजी का प्रशिक्षण दिया जाता है, फिर उसकी परीक्षा भी होती है। उस परीक्षा में जो विद्यार्थी पास होते हैं उन्हें ही शोध में प्रवेश दिया जाता है। तो ये एक अच्छी और प्रशंसनीय पहल है। अब एक प्रश्न उठता है कि रिसर्च मेथोडोलॉजी पर ध्यान केंद्रित करना क्यों आवश्यक है। इसके बारे में बहुत सारी बातें मैंने आपको बताई। तो अनुसंधान पद्धति या रिसर्च मेथोडोलॉजी किसी भी अनुसंधान प्रक्रिया की रीढ़ है। यानी जैसे हम अंग्रेजी में कहें तो हम कह सकते हैं कि रिसर्च मेथोडोलॉजी इज द बैकबोन ऑफ रिसर्च प्रोसेस। तो अनुसंधान पद्धति अध्ययन की वैधता, विश्वसनीयता, प्रतिकृति को सुनिश्चित करती है। किसी भी विषय में अनुसंधान कार्य के लिए अनुसंधान पद्धति का ठोस ज्ञान आवश्यक है। वो चाहे सामाजिक विज्ञान हो, चाहे विज्ञान हो, वाणिज्य हो, व्यवसाय हो या और कोई भी विषय हो। तो अनुसंधान पद्धति में सुदृढ़ता एक अभिनव या नवीन तरीके से रिसर्च आउटपुट की गुणवत्ता को प्रभावित करती है। यानी जितने ज़्यादा हम मजबूत होंगे रिसर्च मेथोडोलॉजी के ज्ञान में, हमारा रिसर्च जो है उतना ही इनोवेटिव होगा और हमारा जो रिसर्च आउटपुट होगा वो भी क्वालिटी वाला होगा, यानी गुणवत्ता युक्त होगा। अनुसंधान पद्धति पर अभी हमारे महाविद्यालय में एक कार्यशाला हुई। तो उस कार्यशाला में जो हमारा कार्यशाला का उद्देश्य था वो यही था कि हमारे महाविद्यालय से अच्छे शोधकर्ता तैयार हों और अनुसंधान पद्धति का उनको अच्छा ज्ञान हो और यहाँ के जो शोधार्थी हों देश विदेश में उच्च स्थान हासिल करें। एक शोधकर्ता के लिए विभिन्न प्रकार की शोध विधियों का ज्ञान होना आवश्यक है। उसे पता होना चाहिए कि शोध के लिए चुने गए विषय के लिए किस प्रकार की शोध पद्धति उपयुक्त होगी। सभी विषयों के लिए एक ही शोध पद्धति का उपयोग नहीं किया जा सकता। अब जैसे देखिए विषय अलग अलग होते हैं। अभी मैंने प्रारंभ में कहा कि हमारे यहाँ विभिन्न संकाय हैं और विभिन्न संकायों में नाना प्रकार के विषय पढ़ाए जाते हैं। हर विषय की अनेक ब्रांचेज हैं और उन ब्रांचेज में शोधार्थी की रुचि किसी एक विशेष ब्रांच में हो सकती है। जैसे मान लीजिए इतिहास है अगर, तो इतिहास में वो राजनीतिक इतिहास, सामाजिक इतिहास, आर्थिक इतिहास या सांस्कृतिक इतिहास, कला कौशल का इतिहास, वास्तुकला का इतिहास, चित्रकला का इतिहास, और किसी भी विषय में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का इतिहास, तो इनमें से किसी भी ब्रांच में विद्यार्थी की रुचि हो सकती है। इसी तरह से इकोनॉमिक्स में भारतीय जो अर्थव्यवस्था है उसमें रुचि हो सकती है, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स और भी कई ब्रांचेज हैं। पॉलिटिकल साइंस में है, मान लीजिए इंटरनेशनल रिलेशंस में है, नेशनल मूवमेंट्स में है, राजनीतिक विचारों के इतिहास में है, तो ज्योग्राफी में है, फिजिकल ज्योग्राफी में है या इकोनॉमिक ज्योग्राफी में है, कल्चरल ज्योग्राफी में है। तो ऐसे नाना ब्रांचेज हैं, नाना प्रकार की ब्रांचेज हैं और उसमें से किसी एक शोध पद्धति के आधार पे हम उस पे शोध नहीं कर सकते। तो हर विषय के लिए हमें जो है वो एक अलग शोध पद्धति चुननी पड़ती है और उसके हिसाब से स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है। वास्तव में शोध पद्धति
क्या चुननी है, बल्कि आप ये कह लिए कि शोध करने के लिए एक स्ट्रेटजी बनानी होती है, एक रणनीति बनानी होती है। रणनीति बना के ही आगे बढ़ा जा सकता है। अनुसंधान, एक बात स्पष्ट कर दें कि अनुसंधान का मतलब ये नहीं होता कि मटेरियल कलेक्ट कर लीजिए उसको, फिर उसके बाद उसको असेंबल करके या उसको जोड़ जाड़ के थीसिस लिख दीजिए। नहीं, अनुसंधान केवल डेटा एकत्र करने के लिए नहीं किया जाता है। शोध का उद्देश्य होता है सत्य को उजागर करना। यानी कोई चीज जो है, जो मिस्टीरियस है, जो रहस्य के पर्दे में है, तो उस रहस्य को उजागर करना, यानी रहस्य के पर्दे को हटाना, सत्य को उजागर करना, ये शोध का उद्देश्य होता है। बहुत सारे विषयों के ऊपर विवाद होता है, तो शोध का जो पर्पस होता है वो होता है उन विवादों को सुलझाना। बहुत सारी चीज़ें डाउटफुल होती हैं, यानी जिनके ऊपर शंका होती है, संदेह होता है, तो शोध का अर्थ होता है उस संदेह को दूर करना। बहुत सारे, एक तरह से आप कह लीजिए कि पजल्स होती हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी लगती हैं जैसे कोई पहेली है, तो उन पहेलियों का उत्तर ढूंढना ये शोध का काम है। और शोध का कार्य, शोधकर्ता जो होता है वो ऐसे ही नहीं कोई चीज़ लिख देता मटेरियल कलेक्ट करके, बल्कि वो तर्क वितर्क करता है, प्रमाण देता है। यानी शोधकर्ता जो कुछ भी अपने निष्कर्ष निकालता है वो लॉजिकल होने चाहिए और साथ ही साथ ऑथेंटिक होने चाहिए। लॉजिकल और ऑथेंटिक का मतलब हो गया कि वो तार्किक होने चाहिए और प्रामाणिक होने चाहिए उनके जो कंक्लूजन्स है या उनके जो निष्कर्ष। और ये तभी संभव है जब आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी का अच्छा ज्ञान होगा। जब शोधकर्ता को रिसर्च मेथोडोलॉजी यानी शोध पद्धति या अनुसंधान पद्धति का अच्छा ज्ञान होगा, तभी वो विवादों को सुलझा पाएगा, पहेलियों का उत्तर ढूंढ पाएगा, सत्य को उजागर कर पाएगा। प्रश्नों के सही उत्तर खोजने, निष्पक्षता सुनिश्चित करने, समय और संसाधनों का उचित प्रबंधन करने, आलोचनात्मक दृष्टिकोण विकसित करने और बेहतर रिसर्च आउटपुट में योगदान देने के लिए आपको ध्यान है शोध में नैतिक मूल्यों को ध्यान में रखने और बौद्धिक चोरी से बचने के लिए शोध पद्धति का उचित ज्ञान आवश्यक है। तो ये आप समझ गए होंगे, सही प्रश्न का उत्तर खोजने, सही प्रश्नों का सही उत्तर खोजना, निष्पक्ष रहना, कभी बायस नहीं होना चाहिए शोध में, अपने मन की दुनिया नहीं तलाशनी चाहिए, और ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए, समय और संसाधनों का उचित प्रबंधन करने की क्षमता होनी चाहिए, और दृष्टिकोण जो है वो आलोचनात्मक होना चाहिए। तभी अच्छा रिसर्च आउटपुट दे पाएंगे आप। नैतिक मूल्यों को भी ध्यान में रखिए, बौद्धिक चोरी से बचिए और शोध पद्धति का उचित ज्ञान रखिए, तब ये सब चीज़ें आपको करने में आसानी होगी। भारत को अनुसंधान संस्कृति विकसित करने में कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, इसलिए विश्व स्तरीय दर्जा प्राप्त करने के लिए एक शोध गहन शैक्षणिक संस्थान का निर्माण अनिवार्य है। आजकल उत्तर आधुनिकतावाद का जमाना है, ये हमारे युग की भावना है। हम आधुनिक समय में अपने नागरिकों को उचित रूप से शिक्षित किए बिना एक प्रगतिशील और लोकतांत्रिक देश की कल्पना नहीं कर सकते। दुनिया बहुत आगे बढ़ गई है, अब आधुनिकतावाद को भी पार करके हम उत्तर आधुनिकता के युग में आ गए हैं। शोध पद्धति की उचित जानकारी के अभाव में हम इस नई दुनिया से नहीं लड़ सकते, तो शोध पद्धति की उचित जानकारी होनी आवश्यक है, तभी हम अच्छी गुणवत्ता वाला शोध कार्य कर पाएंगे। साथियों, शोधकर्ताओं के लिए शोध पद्धति के मूल सिद्धांतों को जानना आवश्यक है, अन्यथा वे अपने शोध की शुरुआत में ही दिशाहीन हो सकते हैं। एक शोधकर्ता को ऐसी शोध पद्धति या ऐसी रिसर्च मेथोडोलॉजी अपनानी चाहिए जो थीसिस के उद्देश्यों को पूरा करती हो। मैंने आपके लिए कुछ पॉइंट्स यहाँ पे दिए हैं। अब जैसे आप अपने आप से प्रश्न कीजिए कि मैंने डेटा एकत्र करने का निर्णय कहाँ से लिया, क्यों किया, क्यों लिया, कहाँ से हम डेटा एकत्र करेंगे, इस प्रकार मैं किस प्रकार डेटा एकत्र करने का निर्णय लेता हूँ और क्यों, मैंने डेटा उपलब्ध कराने के लिए किससे कहा और क्यों कहा,
डेटा एकत्र करने के लिए मैंने किन व्यवस्थाओं का उपयोग किया, मैंने उन व्यवस्थाओं को क्यों चुना। इसी तरह से मैंने डेटा का विश्लेषण कैसे किया, कैसे उसको एनालाइज किया, मैंने निष्कर्षों का प्रसार कैसे किया। तो ये कुछ सवाल हैं, कुछ प्रश्न हैं जो एक शोधकर्ता को स्वयं से पूछने होंगे। आप कल्पना कीजिए कि एक शोधकर्ता ने शोध के लिए आवश्यक सभी डेटा या सामग्री एकत्र कर ली है, लेकिन अगर वो ये नहीं जानता कि सामग्री का उपयोग कैसे करना है, तो उसके प्रयास विफल होने की संभावना है। मित्रों, इसलिए रिसर्च मेथोडोलॉजी का ज्ञान आवश्यक है, जिससे आपके यानी एक शोधकर्ता के सारे प्रयास सफल हों। अब आइए हम बात कर लेते हैं इस टॉपिक के दूसरे हिस्से से, एक शोधकर्ता से हमें क्या अपेक्षा होनी चाहिए। तो इसमें भी मैंने कुछ बिंदु आपके लिए दिए हुए हैं। जो भी शोधकर्ता हैं, हमारे विद्यार्थी हैं जो रिसर्च ज्वाइन कर रहे हैं या रिसर्च कर रहे हैं, उनके लिए इन बिंदुओं पर जो है गहन चिंतन मनन करना आवश्यक है। सबसे पहली बात तो मानसिक दृष्टिकोण, यानी जो मेंटल आउटलुक है आपका। इतिहासकार कौन बन सकता है? हर कोई नहीं बन सकता इतिहासकार। अन्य विषयों के व्यक्ति भी इतिहासकार बन जाते हैं। जैसे आप ले लीजिए, मैं यहाँ इतिहास का उदाहरण दे रहा हूँ क्योंकि मैं इतिहास का प्रोफेसर हूँ, लेकिन ये वीडियो सबके लिए है, हर विषय के लिए है। तो इतिहासकार कौन बनता है? अन्य विषयों के व्यक्ति जैसे काम्टे, हेगल, डी कौशाम्बी इत्यादि जो है वो इतिहासकार, इतिहास विषय नहीं पढ़ाते थे, लेकिन वो अच्छे इतिहासकार बन गए। जैसे डी कौशाम्बी जो थे वो मैथमेटिशियन थे, काम्टे, हेगल फिलोसफर्स थे। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण ये थी कि उनकी जिज्ञासु और खोजी प्रवृत्ति थी। आप देखिए बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं। प्रोफेसर बीडीएन शाही अंग्रेजी पढ़ाते थे लेकिन हिंदी के बहुत बड़े आलोचक थे। इसी तरह से अज्ञेय अंग्रेजी के शिक्षक थे लेकिन वो हिंदी के बहुत बड़े साहित्यकार थे। तो अगर आप जिज्ञासु हैं, आप खोजी प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, तो आप एक अच्छे रिसर्चर बन सकते हैं। इसके लिए आपका मानसिक दृष्टिकोण सुदृढ़ होना चाहिए। आप में आलोचना करने की क्षमता होनी चाहिए। आलोचना करने की क्षमता यानी सही गलत का निर्णय करने की क्षमता होनी चाहिए। दोनों पक्षों को देखना चाहिए। देयर आर टू साइड्स ऑफ ए कॉइन, वन इज ब्राइटर, वन इज डार्कर। तो सिक्के के दोनों पहलुओं को आपको देखना चाहिए। गुण दोष दोनों पे विचार करना चाहिए। आलोचनात्मक क्षमता से यही मतलब है। तीक्ष्ण बुद्धि से युक्त होना चाहिए एक शोधकर्ता को, और उसका ज्ञान ऐसा होना चाहिए जो विचारोत्तेजक हो और मन को भेदने वाला हो। यानी अगर शोधकर्ता कोई बात कहता है तो उससे जो है विचारों में हलचल मच जाए, मन में हलचल मच जाए। उसका जो व्यक्तित्व है वो आकर्षक होना चाहिए और उत्साह से भरपूर होना चाहिए। तो यहाँ देखिए, यहाँ इसका मतलब ये नहीं है कि आप गोरे चिट्टे लंबे चौड़े एकदम पहलवान जैसे दिखाएं, ऐसा नहीं है। आकर्षक से क्या मतलब होता है कि चेहरे पे आपके एक तेज हो, आपके चेहरे से आत्मविश्वास झलकना चाहिए, ये लगे कि हाँ ये पढ़ने लिखने वाला व्यक्ति है। विनम्र होना चाहिए और शांत होना चाहिए, काम होना चाहिए। तो इससे व्यक्तित्व आकर्षक बनता है। श्रम की क्षमता होनी चाहिए, यानी कि शोध कार्य, जैसे मैंने प्रारंभ में ही कहा कि इट इज़ नॉट एन ईजी थिंग, ये आसान चीज़ नहीं है, आसान बात नहीं है। तो इसलिए एक शोधकर्ता को श्रम करने की आदत होनी चाहिए। परिश्रम से उसे घबराना नहीं चाहिए। जो परिश्रम नहीं कर सकता, शोध उसके लिए नहीं है। ईमानदारी और नैतिक निष्ठा होनी चाहिए। इसके बारे में हमने ये भी कहा, आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया रिसर्च मेथोडोलॉजी में, कि किसी तरह की बौद्धिक चोरी वगैरह नहीं करनी है, ईमानदारी बरतनी है, वस्तुनिष्ठता को बनाए रखना है, अनबायस्ड होना है, यानी बायस्ड नहीं होना है। सटीकता जैसे गुणों से, एक्यूरेसी जिसे सटीकता कहते हैं, कि एक्यूरेसी की क्वालिटी होनी चाहिए शोधकर्ता में, यानी किसी चीज़ के का जो है एक्यूरेट उत्तर खोज के लाए। वो व्याख्या करने की क्षमता होनी चाहिए। आपने डेटा इकट्ठा कर लिया लेकिन आप ना उसको कैटेगराइज कर सकते हैं, ना उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं, ना उसको एनालाइज कर सकते हैं, तो बेकार है।
तो इसलिए मैंने ऊपर बताया आपको कि रिसर्च मेथोडोलॉजी का ज्ञान होना आवश्यक है ये सब करने के लिए। तो एक शोधकर्ता से अपेक्षा की जाती है कि उसकी जो व्याख्या करने की क्षमता और प्रतिभा है वो उत्कृष्ट होनी चाहिए। साथ ही साथ उसको अपने विषय का अच्छा ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि आप जिस विषय पे शोध कर रहे हैं अगर उस विषय का बैकग्राउंड आपको नहीं पता है, आप उसको एकदम आपके लिए नया नया है तो फिर दिक्कत होगी। तो इसलिए ऐसा विषय चुनिए जिसका आपको अच्छा ज्ञान हो पहले से, जिसके बारे में आप कुछ जानते हो। संयम और शांति एक आवश्यक गुण है, ये भी मैंने आपको बताया। ये हो सकता है बहुत सारा कई बार ऐसा आ जाता है कि आपको मटेरियल नहीं मिलता है, डेटा नहीं मिलता है, आप महीनों घूमते हैं। जैसे मैं भी जब रिसर्च कर रहा था तो मुझे एक फरमान निकलवाने में वो 2 साल का समय लग गया। जिनसे मुझे वो फरमान लेना था वो मुझे टरकाते रहते थे, लेकिन अंत में 2 साल तक मैंने संयम रखा, शांत रहा और मुझे फिर वो मिल गया। तो संयमी होना चाहिए शोधकर्ता को और शांत रहना चाहिए, उसे उत्तेजित नहीं होना चाहिए, लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए। तो शोधकर्ता को बहुत ही चतुर साक्षात्कारकर्ता होना चाहिए और सर्वेक्षक होना चाहिए। कई बार आपको इंटरव्यू लेना पड़ सकता है कुछ लोगों का, या आपको सर्वे करना पड़ सकता है। आपके शोध की अगर ऐसी मांग है तो किसी का इंटरव्यू लेने जाएं तो ये मत सोच के जाएं कि वो आपको सब कुछ बता देगा आराम से। तो बहुत ही चतुराई से अपनी बात, किसी के मुख से बातें निकलवाने की क्षमता होनी चाहिए। तो इंटरव्यू रिसर्च पे मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, उसमें मैंने एक इंटरव्यूअर में क्या गुण होने चाहिए, उससे क्या अपेक्षा है, वो सारी बातें मैंने उसमें बताई हैं, आप उसको देख सकते हैं। बौद्धिक क्षमता और दिमाग की तीक्ष्णता भी आवश्यक है। सर्वेक्षक में एक चीज़ और बता दें कि सर्वेक्षण के लिए और इंटरव्यू के लिए कुछ हमें क्वेश्चनेयर्स वगैरह भी बनाने पड़ते हैं, प्रश्नावली बनानी पड़ती है। तो वो शोधकर्ता अपने सुपरवाइजर के साथ, अपने शोध निर्देशक के साथ मिल करके उसकी स्ट्रेटजी बना सकता है। बौद्धिक क्षमता, दिमाग की तीक्ष्णता, ये बहुत ही आवश्यक है शोध करने के लिए। देखिए, शोध जो है कुंजी पढ़ के पास होने वाले लोग शोध नहीं करते। शोध वो लोग करते हैं जो पढ़ाकू टाइप के लोग होते हैं, जो अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ते रहते हैं, जिनकी पढ़ने में रुचि हो, जिनकी बौद्धिक क्षमता जो है वो बहुत अधिक हो, जिनका मस्तिष्क बहुत तेज़ी से काम करता हो, दिमाग जिनका जो है वो तीक्ष्ण हो, तो ऐसे लोग अच्छा शोध कर सकते हैं। जिनके अंदर पजल सॉल्विंग इंस्टिंक्ट हो, यानी कि पहेली सुलझाने की जो प्रवृत्ति है वो हो, जो बहुत जल्दी किसी प्रश्न का हल ढूंढने में सक्षम हो, ऐसे लोग अच्छे शोधार्थी होते हैं। इसी तरह से फर्टाइल जो मन है, उपजाऊ मन जिसमें विचारों की फसल लहलहाती हो, तो एक शोधकर्ता को ऐसा होना चाहिए जिसके मन में नए नए विचार आते रहते हों बिना बाधा के, और नए नए विचारों को वो सीखना चाहता हो, समझना चाहता हो। यहाँ मतलब आप यही समझ लीजिए, जैसे ऋग्वेद का एक मंत्र है कि आनः भद्राः क्रतवः यन्तु विश्वतः, कि लेट नोबल थॉट्स कम टू अस फ्रॉम एवरी साइड, कि अच्छे विचार जहाँ से भी आते हैं उनको लेना चाहिए। शीघ्र निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए, क्विक डिसीजन लेने की क्षमता होनी चाहिए। इसी तरह से कुछ और गुण हैं, वस्तुनिष्ठ और संतुलित दृष्टिकोण होना चाहिए, बैलेंस्ड जो है उसका आउटलुक होना चाहिए, और वस्तुनिष्ठ होना चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, अर्थात सत्य को जानने की क्षमता होनी चाहिए उसमें। अनुसंधान के उपकरणों और अनुसंधान पद्धति के बारे में जागरूक होना चाहिए उसे। अनुसंधान के उपकरण क्या हैं? अनुसंधान के उपकरण, अब जैसे देखिए मैं ये वीडियो लैपटॉप के माध्यम से बना रहा हूँ और ये आपके पास जा रही है, यानी कहने का मतलब यह है कि जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं। तो अनुसंधान के लिए ये आवश्यक है कि आपको जो भी उसके उपकरण हैं, जो भी टूल्स हैं, रिसर्च टूल्स जो भी हैं, उनकी आपको अच्छी जानकारी होनी चाहिए, उसके बारे में जागरूक होना चाहिए, रिसर्च मेथोडोलॉजी का अच्छा ज्ञान होना चाहिए, और क्वालिटेटिव वर्क करने की क्षमता होनी चाहिए, यानी गुणात्मक कार्य करने की क्षमता होनी चाहिए। घबराहट और अति आलोचना जैसे कुछ जोखिम भी हैं। जब आप रिसर्च करने लगते हैं तो हो सकता है कि कोई आपको डिमोरलाइज करे, हो सकता है कि आपके
जो सुपरवाइज़र हैं उनके जो साथी लोग हैं यानी दूसरे टीचर्स जो हैं वो आपको डिमोरलाइज करें। कभी कभी ऐसा होता है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि दूसरे टीचर्स कई बार ये कह देते हैं, अरे आपके तो गुरुजी की तो आदत है, वो ऐसे उल्टे सीधे टॉपिक दे देते हैं, तुम्हारा काम कभी पूरा नहीं होगा, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तो इन सब बातों से आपको बचना है, यानी कि आप इन बातों में ध्यान मत दीजिए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो भ्रम पैदा करने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे लोगों से की बातों पे ध्यान नहीं देना है। इस जोखिम से आपको बचना है। इनका सामना दृढ़ता से करने की क्षमता होनी चाहिए। जब शोधकर्ता को प्रतिकूल आलोचना मिले तो उससे निराश नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं उल्टी सीधी बात करते रहते हैं, तो उससे आपको निराश नहीं होना है। और अंतिम बात यह है कि आपको अपने तर्कों का बचाव करना आना चाहिए, यानी कि आप जो चीज़ कह रहे हैं, जो निष्कर्ष आप निकाल के लाए हैं, उसमें कोई उंगली उठाता है तो पहली बात तो आपके निष्कर्ष जो है एकदम तार्किक होने चाहिए, ऑथेंटिक यानी प्रामाणिक होने चाहिए, और आप उसमें दृढ़ रहिए। कोई आदमी अगर कुछ आपको कहता है, उससे सहमत नहीं होता है, तो आप उसको डिफेंड कीजिए। आप पे कोई आरोप मढ़ता है कि आपने ये ऐसे कर लिया वैसे कर लिया, तो आप अपने आप को डिफेंड करिए। तो डिफेंड करने की क्षमता यानी अपने तर्कों का बचाव करने की क्षमता भी आपके अंदर होनी चाहिए। तो मित्रों, इस तरह से मैंने आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी के बारे में यानी शोध प्रविधि या अनुसंधान पद्धति के बारे में बताया, और साथ ही साथ एक अच्छे रिसर्चर से क्या अपेक्षा है, उसको रिसर्च मेथोडोलॉजी भी आनी चाहिए, और जो और भी अपेक्षाएं हैं उनके बारे में मैंने चर्चा की। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के साथ शेयर भी करें ये वीडियो, और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करें, मुझे बताएं, अच्छा खराब जो भी लगा हो बताएं अवश्य। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार, शुभ रात्रि। जल्दी ही हाजिर होता हूँ कोई और नई वीडियो लेकर के।